कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने का प्रयास करते हैं। कार्ल मार्क्स जर्मन विद्वान हेगल से बहुत प्रभावित थे इस मामले में, द्वंद्वात्मक के मामले में। तो हेगल एक व्यक्ति थे जो उनके सिद्धांत से लगता है कि वो ईश्वरवादी, मन ईश्वर को मानते थे, और फिर कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से लगता है कि वो ईश्वर विरोधी है। देख सकते हैं यहाँ पर कैसे बोल रहे हैं। हेगल का कहना, हेगल द्वंद्वात्मक में एक बात बताए थे कि हेगल का सिद्धांत था कि वाद यानी विचार और प्रतिवाद, वाद और प्रतिवाद के बीच संघर्ष होता है और उससे एक नया संवाद पैदा होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु प्राथमिक अवस्था में जो है वो उस अवस्था में अभी विचार की स्थिति में है और उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जो परिवर्तन होकर नया चीज़ बनेगा वो प्रतिवाद होगा, और जो नया चीज़ बन जाएगा उसका फिर संवाद होगा। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि एक हथपंखा है, एक हथपंखा है, मैंने एक प्रॉब्लम की स्थिति है कि हाथ से हमेशा डुला करके हमें हवा मिलेगा। तो विचार आया कि वो इलेक्ट्रिक फैन बनना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फैन बन गया, ठीक है, विचार इलेक्ट्रिक फैन बना। तो बाद से प्रतिवाद, जो इलेक्ट्रिक फैन बना वो प्रतिवाद है, क्योंकि उसमें भी अभी संघर्ष है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फैन भी पूरा पूरी संपन्न नहीं है, उसमें भी परिवर्तन होना जायज़ है या होने की संभावना है। तो जब वो इलेक्ट्रिक फैन बदल करके एसी बना तो वो संवाद की स्थिति हो गई। तो क्या एसी हमेशा हमेशा के लिए, कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन का कारण है? नहीं, इस एसी से भी आगे कुछ बेटर बन सकता है। तो समाज का निर्माण ठीक ऐसे ही होता है कि कुछ गड़बड़ी होती है, धीरे धीरे उसमें द्वंद्व होता है, द्वंद्व के बाद एक नया सुधार होता है, सुधार के बाद एक नया समाज बनता है। लेकिन इसके पीछे हेगल ने जो तर्क दिया वो कहते हैं कि संसार विचारों का विस्तार है। ये जो संसार बना है, ये विचार, दिमाग में विचार आया तभी ये संसार बना है। तो इनके इस बात से लगता है कि ये विचार, सबसे पहले दुनिया में कौन आया होगा? पृथ्वी बनने से पहले तो मनुष्य थे ही नहीं, हम लोग तो थे ही नहीं। तो ये विचार किसके मन में आया होगा जो धरती बना? तो उनका कहीं ना कहीं इंगित है कि ईश्वर के मन में ख्याल आया और ऐसी दुनिया बना दी। इसीलिए मैंने कहा कि इनके बातों से लगता है कि ये आस्तिकवादी है। संसार विचारों का विस्तार है, और जब जब विचार बदलते हैं तब तब संसार बदलता है। इनका कहने का मतलब है संसार बदलता है विचारों में परिवर्तन के कारण। हम लोग सोच बदलते हैं, संसार बदलता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ठीक उसके उल्टे हैं। हेगल तो कहते हैं विचार से वस्तु का निर्माण हुआ है, विचार घूम करके वस्तु का निर्माण करता है। अर्थात दूसरी बात है, मार्क्स कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, आपका सिद्धांत द्वंद्वात्मक ठीक है, यानी द्वंद्वात्मक सिद्धांत को कार्ल मार्क्स स्वीकार करता है, लेकिन वो थोड़ा सा उनसे अलग है। वो कहते हैं कि विचार से वस्तु का जन्म नहीं हुआ है, बल्कि अस्तित्व ही चेतना का निर्धारण करती है। मार्क्स का सिद्धांत भी वाद, प्रतिवाद और संवाद में है। ऐसे ही समाज बना जैसे हेगल ने बताया, लेकिन उसकी थोड़ा सा अंतर यहाँ देखने को मिलेगा कि कार्ल मार्क्स बताते हैं कि वस्तु के कारण चेतना जन्म लेता है और चेतना ही नया समाज को बनाता है। इनका भी बहुत हद तक कहना सही है कि पहले आप विचार कीजिए कि ये धरती पहले आई, फिर हम लोग आए, और हम लोग जब आए तो हमारे अंदर विचार बने कि हमें कैसे क्या करना चाहिए अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। तो पहले मनुष्य ही नहीं रहा होगा तो विचार कहाँ से आया? तो जाहिर सी बात है कि हम पहले थे, हम जड़ तत्व, हम पहले थे, हमारे बाद विचार आए और विचार से नए नए वस्तु का सृजन हुआ। तो कार्ल मार्क्स ने इसी आधार पर वो कहा है कि उसने हेगल के सिद्धांत को मानता है, लेकिन वो उसके सिद्धांत को यह भी कहता है कि वो सिर के बल खड़े थे, मैंने उसे पैर के बल पे खड़ा कर दिया। लेकिन दोनों कहीं ना कहीं एक बिंदु पर है, समाज में परिवर्तन। दोनों का ही कहना है कि टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से समाज में बदलाव आया है। ओके, तो अब आगे देख लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। संसार की सृष्टि कैसे हुई? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में द्वंद्व एक शब्द है और एक भौतिकवाद शब्द है। तो द्वंद्व का जो अर्थ है वह है संसार की सृष्टि कैसे हुई, एक द्वंद्व का विषय है। कैसे हुई ये सृष्टि? विचार का फल है या फिर संसार बना, मनुष्य बना, विचार आया और फिर नए नए चीज बनते गए? तो एक द्वंद्व का विषय है, तो द्वंद्वात्मक इसीलिए कहा गया। यह पता लगाना कि द्वंद्वात्मक है, कि संसार कैसे बना, यह पता लगाना ही द्वंद्वात्मक है। ओके, और भौतिकवाद का अर्थ है सृष्टि का निर्माण किन तत्वों से हुआ, ये सृष्टि जो बना किससे बना है? विचारों का फल है या फिर जड़ पदार्थ था उसी से नए नए पदार्थ बने? तो हम तो अगर विज्ञान की बात ले तो देख सकते हैं कि मार्क्स की सिद्धांत ही ज़्यादा सटीक प्रतीत होता है। कारण आपके शुरुआती अवस्था मान लीजिए कि 105 तत्व थे, अभी 115 तत्व है। इन 15 तत्वों के आपसे रिएक्शन के फलस्वरूप एक नया यौगिक बन जाता है, तो एक नया पदार्थ बन जाता है। तो देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत यहाँ बहुत हद तक सटीक लगता है, लेकिन हमको दोनों सिद्धांत को लेकर चलना है।
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द का मेल है, एक द्वंद्व जिसमें दूसरा है भौतिकवाद। द्वंद्व का अर्थ है संघर्ष। देखिए हमारे अंदर भी जो संघर्ष चलता रहता है, हम लोग के अंदर भी, जैसे मान लीजिए माध्यमिक आप पास किए तो उस समय आपके अंदर एक द्वंद्व चलता है कि आर्ट्स ले ना कॉमर्स ले ना साइंस ले, कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़ाई करे। ये इस स्थिति को बोलते हैं बाद, जो हमारे अंदर छिपा हुआ है और ये संघर्ष चलता रहता है, ये एक द्वंद्व चलता रहता है। बाद में ये जब एक हम स्टेप ले लेते हैं तो प्रतिवाद है, लेकिन उस स्थिति में भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि उसमें हम कितना हद तक आगे बढ़ पाएंगे, मेरा डिसीजन सही है कि नहीं है। यानी आपके अंदर बात था कि आर्ट्स ले कि कॉमर्स ले कि साइंस ले, जब आप साइंस ले लिए या आर्ट्स ले लिया, कॉमर्स कुछ भी ले लिया, आप आर्ट्स ही ले लीजिए, तो आर्ट्स लिए तो मन में आपके मन में ख्याल आएगा कि ये ठीक स्ट्रीम सिलेक्शन किए हैं, तो ये प्रतिपाद की स्थिति है। और जब आप सफल हो जाते हैं तो वो हो गए संवाद। लेकिन संवाद की स्थिति में भी आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपको लगता होगा कि हम और कोई स्ट्रीम लेके जाते तो शायद और अच्छा कर पाते, तो ये दुनिया ऐसे चलती रहेगी, कहीं भी 100% सेटिस्फेक्शन की बात नहीं है। ये मार्क्स भी मानते हैं और हेगल भी मानते हैं। और मार्क्स तो अंत तक कहते हैं कि अगर पूरी तरह से संसार को अच्छा स्वरूप में देखना है तो पूंजीपति को हटा के मजदूर वर्ग को लाना आवश्यक है। जो भी हो, मार्क्स ने हीगल्स के द्वंद्वात्मक को लिया और फायरवॉक से वो भौतिकवाद को लिया। भौतिकवाद से हीगल सहमत नहीं थे, लेकिन मतलब ये कार्ल मार्क्स सहमत थे। भौतिकवाद के संबंध में हीगल का कहना था कि विचार ने संसार को जन्म दिया है, विचार ने वस्तु को जन्म दिया है। और भौतिकवाद में जो फायर वॉक जो है कहते हैं नहीं, भौतिक चीज ही विचारों को जन्म दिया, या भौतिक चीज के अस्तित्व ही हमें आगे विचार करने को मदद करता है। और इस बात को कार्ल मार्क्स स्वीकार करते हैं फायर वॉक की, कि वो भौतिक वस्तु को ज़्यादा महत्व देते हैं कि चीज़ें होंगी तो हमारे अंदर विचार आएंगे। लेकिन हाँ, दोनों का कहना है कि तेरे मेरे ढंग से समाज का विकास हुआ है, विस्तार हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इन दोनों के विचार को देख सकते हैं। और यहाँ जैसा कि मैंने कहा कि हीगल के सिद्धांत को उसने कहा कि वो पैर के बल नहीं सर के बल पे खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल पे खड़ा कर दिया। अब आगे देखते हैं इनके कौन कौन सिद्धांत है। मार्क्स इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को 3 सिद्धांतों के आधार पर पारित किया है। एक देख सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छा से समझना है, संख्यात्मक से गुणांक, और दूसरा है विरोधियों की एकता और संघर्ष, और तीसरी है निषेध का निषेध। इसको थोड़ा अच्छा से समझिए, बहुत कठिन चीज नहीं है। संख्यात्मक से गुणात्मक परिवर्तन के बदलाव, एक एक करके पढ़ के हम समझाने का प्रयास करेंगे। संसार की स्थिति में परिवर्तन सीधे रूप से नहीं होता है, जो पहले भी कह दिया, टेढ़े मेढ़े ढंग से होता है। वाद, प्रतिवाद और संवाद। वस्तुओं का संख्यात्मक परिवर्तन धीरे धीरे होता है और एकाएक उसमें गुणांक परिवर्तन होता है। इसको समझ लेते हैं हम लोग एक उदाहरण से, कि एक जल है, पानी है, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे गर्म होता है। जैसे ही वो 100 डिग्री पहुंचता है तो वो खौलना शुरू करता है, और जैसे ही वो खौल जाता है उसके बाद एकाएक भाप बन करके पानी का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, वो भाप बन जाता है। ऐसे ही समाज में परिवर्तन होता है। पहले तो परिवर्तन धीरे धीरे होता है और बाद में चल करके एकाएक परिवर्तन हो जाता है, पूरा स्वरूप बदल जाता है। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं इस संदर्भ में हम कार्ल मार्क्स का, कि सबसे पहला आदिम समाज था। आदिम समाज में कोई वर्ग नहीं था, लेकिन बाद में लोग जब पशुपालन करने लगे तो उस समय दास की स्थिति थी, दास, और फिर दास वाली स्थिति बाद में कृषक बन गए, दासी बाद में कृषक बने, और कृषक ही बाद में पूंजीपति के हाथ में वो मजदूर बन गए या सर्वहारा बन गए। तो ये धीरे धीरे बना है ना, एक बैग नहीं परिवर्तन हुआ। ठीक उसी तरह पानी का उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। तो अब गुणात्मक का क्या मतलब है? गुणात्मक का मतलब इस तरह से, मान लीजिए आप 100 को 100 से जोड़ते हैं तो 200 होगा, लेकिन 100 से 100 को गुना करेंगे तो वहीं 10,000 हो जाएगा। तो गुणांक पद्धति में अंत में बदलता है, माने अंतिम अवस्था में समाज जो है बहुत तेज गति से परिवर्तन होता है। ये समझाने का प्रयास है संख्यात्मक से गुणांक परिवर्तन के बदलाव। अब आ रहे
दूसरे बातों में विरोधियों की एकता और संघर्ष, विरोधियों की एकता और संघर्ष। द्वितीय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक भौतिक वस्तु में आपसी विरोध का भावना होता है। जो बात की स्थिति में विरोध होता है, जैसे आपको मैंने कहा ना कि आर्ट्स लेंगे ना कॉमर्स लेंगे, मन में आपका जो बात है वो आपसी विरोध है कि क्या ले, आर्ट्स लेना, कॉमर्स लेना, साइंस ले, क्लास 10 के बाद। इस आपसी विरोध के कारण वस्तु में परिवर्तन आता है। आप ये जो सोच रहे हैं उससे आपका एक परिवर्तन आएगा कि क्या लेना चाहिए, तो कुछ एक ले लिया, आर्ट्स लिया, कॉमर्स लिया, साइंस लिया, तो जो भी स्ट्रीम लिया आप में परिवर्तन आया। ये विरोध सामयिक अवस्था में छिपा रहता है, शुरू अवस्था में तो छिपा रहता है और बाद में ये उभर करके आ जाते हैं। इसके पीछे हम एक उदाहरण ले सकते हैं। सामंतवादी व्यवस्था में सामंत एवं दासों में संघर्ष हुआ, परिणाम स्वरूप जो दास है बाद में कृषक का रूप ले लिया और परिणाम स्वरूप सामंत व्यवस्था समाप्त हो गई। पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसे ही पूंजीवादी का उदय हुआ और कार्ल मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में भी सर्वहारा वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा और पूंजीवादी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे विरोध में विरोध की एकता और संघर्ष की बात हम कर सकते हैं। तो विरोध की एकता शब्द क्यों आया है, तो इसको थोड़ा समझने के इस उदाहरण समझते हैं। शुरू अवस्था मान लीजिए कोई एक बीज है, वो बीज एक बाध है, उसमें द्वंद्व चलता है, उसके अंदर बहुत सारे के रिएक्शंस होते हैं और जब वो फूट जाते हैं तो एक फसल बन गया, एक नया चीज़ बन गया। तो वही बोलते हैं कि प्रत्येक भौतिक वस्तु में आपसी विरोध हुआ। देखिए वो विरोध हुआ, इस आपसी विरोध के कारण वस्तु में परिवर्तन आया। देखिए परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होकर फसल बना और ये विरोध सामयिक अवस्था में छिपा रहता है। ये विरोध इसके अंदर छिपा था और बाद में उजागर हुआ। लेकिन एकता की बात क्यों कह रहा है? एकता की बात है कि देखिए गेहूं का बीज से जो फसल बनेगा वो गेहूं का ही फसल बनेगा, ना कि आम का बनेगा, ना कि आम का बन जाएगा। तो जो हम लोग देख रहे थे कि दास प्रथा में दास मालिक नहीं बन गया, परिवर्तन होकर दास कृषक ही बने और कृषक फिर मालिक नहीं बन गए। कृषक का परिवर्तित हो करके क्या बने हो, कृषक परिवर्तित होकर आज बन गए सर्वहारा, यानी मजदूर बन गए। ऐसे ही समाज बदलता है। लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना है कि ऐसे ही क्रम चलता रहेगा, मजदूर मजदूरी रहेगा और अगर समाज को बदलना है तो मजदूर को एकाएक आंदोलन कर देना होगा और समाज में इस तरह के दो वर्ग हटा देना पड़ेगा। सभी वर्ग एक जैसे, सब एक ही वर्ग हो और सब समाज में एक जैसा हो, सब मजदूर हो या सब मालिक हो। तो देखिए यही एकता का मतलब यही है। एकता का मतलब है कि गेहूं से गेहूं का फसल बनेगा, न कि आम का। ओके, तो एकता इसमें है, इन दोनों में विरोध होते हुए भी एकता है। ओके, आगे निषेध का निषेध। तीसरे सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी प्राथमिक विशेषता को छोड़ देती है। आप देखिए गेहूं एक वाद की स्थिति में जब वो एक बीज है जो वाद की स्थिति में जब वो पौधा बना तो पहली वाली स्थिति को छोड़ दिया और फिर वो वापस नहीं आएगा, वो वापस यहाँ प्रतिवाद से वाद नहीं बनेगा, अब वो आगे की ओर जाएगा, ऊंचाई की तरफ चल जाएगा और वही सत्य होगी और वही अंतिम अवस्था होगी, वही संवाद की स्थिति होगी परिवर्तन का। और प्रत्येक दशा से प्रत्येक दशा बेटर होगा। वाद से जो प्रतिवाद बनेगा वो एक अच्छी स्थिति होगी और फिर प्रतिवाद से जो संवाद आएगा वो उससे भी अच्छी होगी। तो समाज में जो परिवर्तन होता है धीरे धीरे वो अच्छाई के तरफ ही हुआ है, होता रहा है। और पुराने को बदले नए जन्म होता है। देखिए पुराने के बदले नए जन्म हो गया। मार्क्स का उदाहरण इसे स्पष्ट करता है कि मार्क्स कहता है कि बीज से पेड़, देखिए बीज से पेड़ होता है, पेड़ से फूल होता है, फूल से बीज और पुनः फल, अब फल से फिर बीज बन जाते हैं। तो फिर यहाँ बीज बनेंगे, फिर वाद की स्थिति आ जाएगी। तो संसार में हमेशा ये चक्र चलता रहेगा, वाद प्रतिवाद और संवाद की स्थिति हमेशा चलती रहेगी और एक नया 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 चीज होता चलता रहेगा। ऐसे ही करके समाज में परिवर्तन होता है। सामाजिक अवस्था में भी ये निषेध देखा जाता है। ओके, ये संघर्ष चलते रहेंगे। इसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा आलोचना देख लेते हैं। मार्क्स के सिद्धांत में कहा गया कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि इसमें भौतिक वस्तुओं और तत्वों पर अधिक जोर दिया गया और विचार भाव को महत्व नहीं दिया गया। जैसा कि पहले ही चर्चा की है कि विचारों को उतना गुरुत्व तो नहीं देते हैं, वो जड़ तत्वों को देते हैं कि पहले पृथ्वी थी, फिर मनुष्य हुआ, मनुष्य के अंदर विचार आया। ऐसा नहीं कि पहले विचार आ गया, ये मार्क्स का कहना। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना करने से पहले हमको थोड़ा निष्कर्ष भी देख लेना चाहिए कि बिल्कुल उस तरह का नहीं है। विचार का संदर्भ तो लाते हैं हम वस्तु जरूर है, लेकिन विचार हमारे बाद बने हैं। तो विचार को तो इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विचार का भूमिका है, लेकिन वस्तु के बाद। पहले हम थे तब विचार था, वो विचार को बिल्कुल खारिज नहीं कर रहे। इसलिए इनके सिद्धांत में दोनों ही देखने को मिलता है। अब ये इनका कहना है कार्ल मार्क्स कि समाज में
पदार्थ ही मुख्य है और विचार बाद में आते हैं। समाज इस तरह से बदलता रहेगा, बदलते बदलते स्वरूप एक ही जैसा रहेगा, वो मजदूर मजदूर ही रहेंगे। लेकिन अगर समाज को पूरी परिवर्तन करना है तो ये दो वर्ग में खात्मा करना होगा। सिर्फ एक ही वर्ग होना चाहिए और वो वर्ग ही या तो मालिक होगा या मजदूर होगा। समाज में सब एकता आएगी। तो ये हो गई मतलब कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत।